साउंड वीडियो क्लियर है तो फटाफट से थम्स अप कर दो भाई। आ रही है आवाज? अरे आ जाओ फटाफट से आ जाओ। क्या चलो भाई आवाज नहीं अब। तो लास्ट में अलवर के महलों के बारे में बात कर रहे थे। अलवर के 2 महलों के बारे में अपनी बात हो चुकी थी। एक तो कौन सा था? सरिस्का। और एक कौन सा था? सिलीसेड। ये सिलीसेड महल कितने मंजिल का है? कितने मंजिल का है? 6 का है क्या? है। किसने बनवाया था? किसने बनवाया था क्या? विनय सिंह ने। और किसके लिए बनवाया था? शिला के लिए। क्यों? रूठ गई थी। अरे ग्रीष्मकालीन प्रवास के लिए बनवाया था। गर्मियों के दिनों में वहां रहने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए गए थे वहां पर, तो वहां पर एक महल बनाया। कौन सी झील के किनारे? तो सिलीसेड। होटल टाइगर डेन कहां पर है? कौन से वाले में? सरिस्का में। ये सरिस्का किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? जय सिंह ने? नहीं। किसके आगमन पर बनवाया गया था? किसके? बीरबल के। कौन था? एडिनबर्ग। लॉर्ड एडिनबर्ग। तो ये वाला तो बना था कब? 1845 में। और ये बना था 1902 में। यहाँ पर तो होटल है टाइगर डेन, और यहाँ पर होटल है कौन सा? सिलीसेड पैलेस। तो आरटीडीसी का होटल कौन सा है इनमें से? आरटीडीसी का जो होटल है वो तो कौन सा है? सिलीसेड पैलेस है। और ये मैंने कहा था कि ये तो भाई फिल्मों की शूटिंग होती रहती है, ये तो प्राइवेट संपत्ति है। तो यहाँ पर टाइगर डेन होटल है, ठीक है ना। अगला अलवर का महल लिखो, सिटी पैलेस। क्या हो गया रे? वो तुम्हें पता ही नहीं, इतनी सी बारिश से तुम लेट हो जाते हो। नेहरू जी, वो गांधी, वो कौन थे, वो शास्त्री जी, वो नदियां तैर के जाते थे। अब तुम नदियां तैर के तुम भी जा सकते हो, लेकिन पढ़ने के लिए नहीं जाते हो। नदियां तैर के और कहीं तो जा सकते हो, लेकिन यहाँ आने के लिए तो 1-2 छींटे पड़ जाए उसी में समस्या हो जाती है। चलो एक फिर अभी मैं छुट्टियों पे था, गांव था, तो एक तुम्हारे तरह कई 2-3 लोग मेरे को मिले थे, उनकी बात करेंगे अपन। तो सिटी पैलेस देखो सब जगह है। जयपुर में तो जयपुर का सिटी पैलेस है, उदयपुर में तो उदयपुर का सिटी पैलेस है, ये अलवर में तो अलवर का सिटी पैलेस है। अलवर के सिटी पैलेस का निर्माण करवाया था अलवर के राजा बख्तावर सिंह ने। बख्तावर सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। यहाँ अलवर में एक तालाब बना हुआ है। अरे तो कौन सी क्लास का है भाई? डबल है क्या? अरे नहीं, यहाँ अपनी कल उधर लग रही थी क्लास, तो यहाँ वो दूसरे वालों की लगती है ना, तो उस हिसाब से। क्या कह रही है? वो इनके लेट होने का कारण ही तुम लोग ही हो, ठीक है। ये कह रही है कि लड़के लेट हो जाते तो उनको ये नहीं कहते तुम मेकअप कर रहे हो। जो कोई ज्यादा मेकअप करके आता है उनको कोई देखने वाला भी होना चाहिए ना। तो मेरे बेचारे 2-4 मिनट इधर उधर देखने में लेट हो जाते हैं। तो उसका रीजन ही कुछ और ही है, वो मेकअप ही है। मेकअप क्या, ये तो मेकअप ऑलरेडी करके है ऊपर वाले के घर से ही, इनको जरूरत नहीं है।
यहाँ काम की बात है, देखो ये तो पूछेगा नहीं कि अलवर का सिटी पैलेस कहाँ पर है, तो अलवर में ही है। अलवर में एक बड़ी फेमस छतरी है, 80 खंभों की छतरी। दो छतरियां ज्यादा पॉपुलर आती है एग्जाम में बार बार, एक तो 84 खंभों वाली, 84 खंभों की तो कहां पर है, बूंदी में, और 80 खंभों वाली कहां पर है, अलवर। ये जो बख्तावर सिंह है, इनकी एक रानी थी जिसको कहते हैं मूसी महारानी, उस मूसी महारानी की वो छतरी है। बख्तावर सिंह की रानी थी, तो वो जो छतरी है इस महल के पास में ही बनी हुई है। तो तुम्हें यू पूछ ले कि मूसी महारानी की छतरी अलवर के किस पैलेस के पास में है या कौन से तालाब के पास में है, तो यहाँ पर जो तालाब आता अलवर का है क्या कोई, तालाब का तो नाम क्या है, सागर। विजय सागर अलग है और सागर अलग है। सागर तालाब वो विजय विजय मंदिर पैलेस है, तो ये हिस्सा वही है। उस विजय मंदिर पैलेस के पास में तो सागर तालाब को कहते हैं विजय सागर तालाब, और यहाँ पर इसको कहते हैं सागर तालाब। तो ये सागर जलाशय के पास में बनी हुई है। और यहाँ पर एक छतरी है जिसे मूसी महारानी की छतरी कहते हैं, तो 80 खंभों की है। तीन बातें काम की है, लिख लो फटाफट से। अभी कल परसों एक पेपर हुआ था एएसओ का, उसके कुछ क्वेश्चनों पर अपन चर्चा करेंगे। एक दो क्वेश्चन आए थे ढंग के उसमें। अब तुम लोग तो क्या देखते नहीं हो, अगर देखते आरपीसी का पेपर था तो भी डाउट आते मेरे पास कि सर ये क्या है वो क्या है, तो तुम्हें नहीं देखा फिर भी मैं बता देता हूँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन वहां आए थे। देखा था, कौन सा, चलो बात करेंगे। लिखो, सिटी पैलेस अलवर, निर्माण बख्तावर सिंह द्वारा, निर्माण बख्तावर सिंह द्वारा, सागर जलाशय के पास बना हुआ है, सागर जलाशय के किनारे निर्मित है। सागर तालाब, सागर झील, सागर जलाशय। महल के पीछे मूसी महारानी की छतरी है। महल के पीछे मूसी महारानी की छतरी है। लिख लिया, तो तीन बातें इसके पास में छतरी है मूसी महारानी की, तालाब है सागर, बनवाने वाला बख्तावर सिंह। ठीक है, अगला महल लिखो, विजय मंदिर पैलेस। आज महल वाला टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं। विजय मंदिर पैलेस बनवाया था जय सिंह ने, जयपुर के अपने अलवर के राजा जय सिंह ने इसको बनवाया था। ये जहाज की शेप में बना हुआ है, जहाज की आकृति का है। आगे अपन हवेलियां पढ़ेंगे, तो जैसलमेर की एक हवेली आएगी, सालिम सिंह की हवेली, 9 मंजिला हवेली है। उसकी जो छठी मंजिल है, छठी सातवीं, वो जहाज के समान आकृति है, तो उस हवेली को जहाज महल कह देते हैं। बाकी जहाज की आकृति वाला जो महल है वो कौन सा है, विजय मंदिर पैलेस है। ये विजय सागर तालाब के पास बना हुआ है। आज इधर कैसा है, इधर क्या कुछ और है क्या, हाँ, तो
तुझे लेने के लिए आया होगा तूने उस सांपों को देख लिया होगा कहाँ पर कुछ छेड़खानी करी होगी। पिछले जन्म का भी छोड़ते नहीं ये सांप, लग रहा है सांप के जैसा। क्या छेड़ दी? अरे इसने छेड़ा तो कुछ और ही था, वो छेड़ने के बाद नागिन हो गई होगी। अगला अलवर का महल लिखो, हॉप सर्कस। उन्नीस में अलवर के राजा थे तेज सिंह। तेज सिंह के समय अलवर की यात्रा की थी उस समय के वायसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो ने। 1902 में तो कौन आया था? एडिनबर्ग। एडिनबर्ग की यात्रा के समय तो बना था कौन सा महल? सरिस्का। और लॉर्ड लिनलिथगो की यात्रा पर बना था आपके हॉप सर्कस। लॉर्ड लिनलिथगो की एक बेटी थी जिसका नाम था मिस हॉप। क्या नाम था? होप का मतलब जानते हो तुम? तो पूरे अलवर वालों को उसमें क्या दिखी थी? होप। इसलिए आशा, ठीक है, होप दिखी थी। तो इस महल का नाम ही क्या कर दिया गया? होप, होप सर्कस। तो लिनलिथगो की यात्रा के समय में निर्माण करवाया था इसका तेज सिंह। अलवर का कौन है? कौन सा है? कोई नहीं है अलवर का। तो अलवर से तो मेरा पुराना नाता रहा है। ठीक है, तो क्या कर लेगा तुम? तो अलवर में ये सुना है तुमने, ये हॉप सर्कस बगीचा है, शिव जी का मंदिर है, वो कैलाश बुर्ज बोलते हैं जिसको। अब वो जो शिव मंदिर है ना, वही है। अब वो अंग्रेज चले गए तो इसका नाम वहां लोगों ने कैलाश बुर्ज कर दिया शिव जी का मंदिर बना के, लेकिन वो पुराना नाम चला आ रहा है। अभी भी अलवर वालों को होप दिखती है, इसलिए वो इसको आज भी क्या कहते हैं? होप सर्कस कहते हैं। वास्तविकता में ये शिव मंदिर है, तीन मंदिर का। इसे कैलाश बुर्ज भी कहा जाता है। जैसे जयपुर में रामनिवास बाग बड़ा पॉपुलर है ना, वैसे अलवर में आपका ये होप सर्कस और कंपनी गार्डन बड़ा पॉपुलर है। उस बगीचे में शिव जी का मंदिर बना के उसका नाम कैलाश बुर्ज रख दिया गया है। देख लिया? अलवर का अगला महल लिखो, कंपनी गार्डन।
अरे मनीषा, मैं कब आवाज बंद करी? कब की मैंने आवाज बंद करी क्या? नहीं करी ना। वो तो ऐसे ही अपने आप कभी कभी ये दब जाता है ना। टेक्निकल चीजें हैं, मिस्टेक हो जाती है। बाकी तो मैं बंद करने का काम है ही नहीं अपने। बगीचा ये, अब अपन पढ़ रहे हैं महल है और लिख रहे हैं बगीचे। इस बगीचे में एक महल बना हुआ है। ये बगीचा तो बनाया था शिवदान सिंह ने। आगे चित्रकला में पढ़ेंगे शिवदान सिंह के बारे में अपन। इस बगीचे में एक महल बना हुआ है। गर्मियों के दिनों में आसपास हरियाली वाला माहौल है, तो यहाँ पर जो गर्मियों के निवास के लिए महल बनाया गया उसे कहते हैं समर हाउस। समर हाउस नाम का महल है इसके अंदर। और इस समर हाउस का निर्माण करवाया था आपके मंगल सिंह ने। मंगल सिंह के समय अलवर में हाथी दांत पर चित्र बनाए गए थे। तो आज आया कहाँ से? हनुमानगढ़ इधर थोड़ी है। पीछे उंगली क्यों कर रहा है? हनुमानगढ़ इधर है। इधर से आया है, पीछे से आया है, बांसवाड़ा से आया है। हनुमानगढ़ से भी मेरा पुराना नाता रहा। ठीक है। अब अलवर के अपने महल हो गए हैं कंप्लीट। कौन कौन से महलों की बात करी अलवर में अपन ने? सबसे पहले अपन ने बात करी थी सिलीसेड पैलेस। कितने मंजिल का है? तो 6 मंजिला है। किसने बनवाया? तो विनय सिंह ने। विनय सिंह ने बनवाया था। हाँ, कल टेस्ट में आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन नहीं आएंगे भाई, है ना जी? नहीं आएंगे ना? पता नहीं क्या तुम्हें? है? शायद नहीं आएंगे, फिर कंफर्म नहीं है। कल के टेस्ट में अब देख लेना आए कि नहीं आए। मेरे ख्याल से नहीं आएंगे ना। तो पूछ रहा है इतना श्योर कि नहीं आएंगे, तो तेरे पास कोई न्यूज होगी तभी तो पूछ रहा है। अब जिसको पता ही नहीं है वो थोड़ी पूछेंगे आएंगे कि नहीं आएंगे, वो तो हर बार आते होंगे। तो सिलीसेड पैलेस बनवाया था विनय सिंह ने अपनी रानी शीला के लिए। सिलीसेड झील के पास में, वो झील भी उसी ने बनवाई थी वहां पर। आगे आप पढ़ोगे रुपा सिलीसेड ऐसी झीलों के बारे में। और वहां पर जो होटल चल रहा है वो आरटीडीसी का है, राजस्थान टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का सिलीसेड पैलेस। और लॉर्ड एडिनबर्ग जब आया था तब महल बना था कौन सा? सरिस्का। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य में बना हुआ है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? किसने? विनय सिंह ने? जय सिंह ने करवाया था। और यहाँ पर शिकार घाटी, शिकार खेलने के लिए जंगल में महल बनाया गया था। यहाँ जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यहाँ होटल चलता है, उसका क्या नाम है? टाइगर डैम। और लॉर्ड लिन लिथगो की यात्रा के समय कौन सा महल बना था? हॉप सर्कस बना था। हॉप सर्कस का ही दूसरा नाम क्या था? कैलाश बुर्ज। कैलाश बुर्ज में किसका मंदिर बना हुआ है? शिव जी का। इसलिए इसको क्या कहते हैं? कैलाश बुर्ज। कैलाश बुर्ज का मंदिर कितने मंजिल का है? तो 3 मंजिल का। और सिलीसेड पैलेस कितने मंजिल का है? 6 मंजिल का है। ठीक है। और जो अलवर का सिटी पैलेस है वो किसने बनवाया था? कौन से सिंह ने? बख्तावर सिंह ने बनवाया था। और कोटा का जग मंदिर किसने बनवाया था? दुर्जन सिंह ने बनवाया था। कौन से तालाब में बनवाया था? कौन से में?
तो जो बदन सिंह है उन्होंने यहाँ पर महल बनाने स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन सबसे ज्यादा महलों का निर्माण डीग में करवाया था सूरजमल ने, महाराजा सूरजमल। तो ये प्रश्न भाई कई बार आता है कि डीग के महल किसने बनवाए, तो बदन सिंह भी स्टार्ट करवाता है, कंप्लीट सूरजमल ने करवाए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कहता है कि सूरजमल निर्माता है। अब दोनों ही निर्माता है तो अपन कह तो इसमें क्या ही सकते हैं, फिर जैसे ऑप्शन हो उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अकॉर्डिंग अपन जाए तो क्या बताना आपको, सूरजमल बताना। महाराजा सूरजमल ने सबसे ज्यादा वहां महल बनाए थे। तो डीग के महल है डीग में। निर्माण प्रारंभ करवाया बदन सिंह। सर्वाधिक निर्माण करवाया महाराजा सूरजमल ने। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड निर्माता किसको मानता है, महाराजा सूरजमल को मानता है। यहाँ कौन कौन से महल है, तो यहाँ के प्रमुख महल हरदेव भवन, नंद भवन, सावण महल, सावण भादो महल जिसको कहते हैं, गोपाल भवन, किशन भवन और सूरज भवन। अब तुम्हें यूं महल कहाँ पर है इसके जगह ये पूछेगा कि डीग के महलों में सबसे बड़ा महल कौन सा है, तो गोपाल भवन यहाँ सबसे बड़ा है, सबसे सुंदर महल है यहाँ का। जल महल का मतलब आसपास क्या झीलें, झीलों के बीच में ये बने हुए हैं तो इसको जल महल कह देते हैं। या 3-4 महलों का नाम दे दिया, हरदेव भवन, नंद भवन, सावण भादो महल और गोपाल भवन महल कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर, डीग में। वैसा तो आएगा नहीं कि डीग के महल कहाँ पर स्थित है, इन महलों का आपके नाम आ जाएगा। ये जो नीचे वाले 3 महल है ये आपका सबसे बड़ा है। इन तीनों का जो निर्माण है महाराजा सूरजमल ने करवाया है। सावन भादो को लेकर अपन ने पहले बातचीत करी थी, 3-4 फैक्ट सावन भादो के। सावन भादो नाम की कढ़ाई कहां पर है, करणी माता मंदिर में। सावन भादो नाम की नहर कहां पर है, कहां पर है, कोटा। सावन भादो नाम की झील कहां पर है, कहां पर है, सिरोही में, जो बसंतगढ़ की अपन ने बात करी थी वहां पर। और सावन भादो नाम की मूर्तियां कहां पर है, तो वो भी वहीं पर है, बसंतगढ़ में, तो सिरोही में। और सावन भादो नाम के महल कहां पर है, तो डीग में। यहाँ ये बहुत सारे महल है और सारे के सारे महल पानी के पास में है। तो पानी के पास में मतलब कैसे महल है, जल महल। तो यहाँ सबसे ज्यादा जल महल है, इस वजह से डीग को क्या कहते हैं, जल महलों की नगरी। नया जिला बना है, फैक्ट पूछे जा सकते हैं। तो एक लाइन लिख लो, डीग को जल महलों की नगरी कहा जाता है। डीग को जल महलों की नगरी कहा जाता है। मैं वो तुम्हें एक क्वेश्चन बता रहा था, लिख लो, डीग को जल महलों की नगरी कहा जाता। वैसे हवेली टॉपिक पर अपन ने बात करी नहीं है अभी। 5 से 7 क्वेश्चन थे आर्ट एंड कल्चर के, शायद 5-6 क्वेश्चन थे उसमें।
तो एक तो क्वेश्चन था दयाबाई सहजोबाई किसकी स्टूडेंट है, चरणदास जी की थी। एक क्वेश्चन था आपके राम द्वारा, मेरे को याद नहीं रहा होगा, या फिर एक क्वेश्चन था श्रृंगार चौरी मंदिर का। श्रृंगार चौरी मंदिर है कहां पर वैसे, चित्तौड़ में है ना। वो ऐसे लोकेशन नहीं पूछी उसकी, 3-4 कोटेशन दिए गए थे। और एक क्वेश्चन था हवेली का। हवेलियां वैसे अपन ने बात करी नहीं है, आगे करेंगे, लेकिन इस लेवल पर भी अपन बात नहीं करेंगे जैसा ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था कि शेखावाटी में कृष्ण की 8 गोपियां और हाथी के स्वरूप में चित्रित भित्ति चित्र कहां पर मिला है। मतलब 8 गोपियां हैं, वो हाथी के रूप में पेंटिंग उनकी बनाई हुई है, उन्होंने हाथी का रूप धारण किया है और भगवान कृष्ण को रिझाने की वो कोशिश कर रही है। ऐसा चित्र कौन सी हवेली में है। हवेलियों के नाम थे पोदार हवेली, कनौड़िया हवेली, गोइंका हवेली, रुइया हवेली, और ये 4 ऑप्शन हो गए, ठीक है। अब तो गोइंका कोई बताओ, कोई उससे वो उस टाइम आए तब है, अब तो नेक्स्ट टाइम। अब ऐसा पर्सन, ये किसी ने डाउट भेजा, शायद डब्ल्यू हो या कोई दूसरा सुपरवाइजर हो या कोई सा कोई ना बैच का, कौन से बैच का है, एनिमल अटेंडेंट बैच का है, ठीक है। अब पेपर देखते तो बच्चे भेज देते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन जब आता है तो अपन ऐसा नहीं कि अब ये 8 गोपियों का चित्र है तो अपन 7 गोपियों का, किसी लोटे का चित्र, किसी बिल्ली का चित्र कौन सी हवेली में है, तो जब अपन पढ़ना शुरू करें तो वो कौन कौन से चित्र कहाँ पर अपन याद करने लग जाएंगे। अब ये पहली बार का क्वेश्चन है और मैं तो यूँ कहता हूँ कि तुम्हें नहीं आएगा तो किसी को नहीं आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये पहली बार आया था और ऐसे क्वेश्चन को अपन 8 गोपियां याद कर लें, अगली बार अगला 10 गोपियां पूछ सकता है। हवेली में कहाँ से थोड़ा सा प्लास्टर उतरा हुआ वो भी पूछ सकता है, तो अपन सारी चीजें याद नहीं कर सकते। तो ऐसे प्रश्नों को लेकर टेंशन लेनी नहीं है, ठीक है। इस प्रश्न को याद कर लेना है तुम्हें। ऐसे प्रश्न क्या होते हैं कि पहली बार अगर कोई 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो भी पहली बार होते हैं, तो कोई अब इनके पीछे पढ़ के इनको याद करने जाए तो नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन थोड़ी आएगा, फिर दूसरा आएगा वो। और रही बात ये कि अपन इनको याद करें तो जरूरी नहीं है कि अपन ने जो याद किया वही पूछे, अगली बार कुछ और पूछा जाएगा। तो हवेलियां पढ़ेंगे लेकिन इस लेवल पर नहीं पढ़ेंगे, फिर कल को तुम कहोगे कि सर वो गोपियों वाला चित्र नहीं बताया, तो इसकी टेंशन लेनी नहीं है। इसका गोविंदा हवेली है तो बाद में कितने बताते फिर कुछ नहीं है, नेक्स्ट टाइम जरूरी थोड़ी है यही आएगा, दूसरा आएगा। ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के पेपर होते रहते हैं, पुरातत्व विभाग के पेपर होते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो एग्जामिनर क्या करता है कि वहां से उठाया यहाँ चिपका दिया। अब जैसे पीएचडी का कोई पेपर होता है तो एक हवेली पर ही पूरी पीएचडी हो जाती है, तो वहां से क्वेश्चन अगर उठा लिया तो फिर यहाँ डाल दिया, तो आपके तो सामान्य ज्ञान ही है, पूरा सब्जेक्ट थोड़ी है। तो ये पुरातत्व विभाग के किसी पेपर से उठा के डाल दिया होगा, तो अपन को इतने तह तक उसमें नहीं जाना है। फिर श्रृंगार चौरी मंदिर का प्रश्न पूछा गया था, वो थोड़ा ठीक था क्वेश्चन, हो भी सकता है कुछ लोगों से नहीं भी हो सकता है। उसमें ऐसा उसकी विशेषताओं को लेकर दिया गया, और वो क्वेश्चन क्यों पूछा गया उस शैली में, उसका रीजन मैं तुम्हें कहता हूँ कि भाई ये ऐसे ऐसे हुआ इसलिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो काफी टाइम पहले मैंने वो दुर्ग में बताया था, बाकी मंदिर पढ़ेंगे तो और अपन बात करेंगे। श्रृंगार चौरी मंदिर क्या है, ऊपर से उसके 2 गुंबद है, जबकि मंदिरों में क्या होते हैं, शिखर होते हैं। गुंबद किसके होता है, मस्जिद में होता है ना। गुंबद का मतलब जानते हो, शिखर का मतलब जानते हो। चित्तौड़ फोर्ट गए हो तो देखा होगा, बोर्ड लगा हुआ है पूरा। हाँ, अब देखो ये जो है ये संरचना, ये तो क्या कहलाती है, शिखर कहलाती है, और ये श्रृंगार चौरी मंदिर है। ये मंदिर है, ठीक है। मंदिर में आपने ये वाली संरचना देखी है कहीं पर, नहीं देखी ना, ये मस्जिद में होता है। तो अभी कुछ टाइम पहले इसको ऊपर वाला ये झंडा वंडा यहाँ थोड़ा ऐसे तोड़ के इसकी इमेज वगैरह जो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई, और कहा गया कि यहाँ पर पहले मस्जिद थी, ऐसा कुछ वो न्यूज में चलती रहती है, यहाँ पर पहले मंदिर था, यहाँ पर मस्जिद थी, तो ये हाईलाइट रहा मुद्दा। तो उसको लेकर पूछा
कि ये क्या था भाई। पहले ये अपन ने जब बात करी तो मैंने आपको बताया था कि श्रृंगार चौरी मंदिर चित्तौड़ के किले में बना हुआ है और ये एक जैन मंदिर है, जैन मंदिर है और इसका निर्माण भंडारी वेलका ने करवाया था। इतनी बातें अपन ने करी। और कुंभा की बेटी की यहाँ पर शादी हुई, इसलिए मंदिर क्या कहलाता है, श्रृंगार चौरी मंदिर। कुंभा की बेटी की यहाँ चौरी लगी थी, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, श्रृंगार चौरी। तो उसमें ऑप्शन ऐसे थे कि ये गुंबदाकार मंदिर है। देखते हैं, चलो क्वेश्चन है। वो बड़ा है नहीं। तो उसमें था कि ये गुंबदाकार मंदिर है। अब गुंबद की बात करें, मंदिर की बात करें, 4 कोटेशन थे, उनमें से सही कौन सा और गलत कौन सा। तो मंदिर संरचना के बारे में जो जानते हैं उनको लगेगा कि भाई मंदिर में तो कभी गुंबद होता ही नहीं है, गुंबद का होता है मस्जिदों में। तो यह गुंबदाकार मंदिर है, जैन शैली में बना हुआ, बिल्कुल सही बात है, ये कोटेशन था। फिर दूसरा था उसका निर्माण भंडारी वेलका ने करवाया। तीसरा था कि ये एक शांतिनाथ का जैन मंदिर, ऐसा कोई ऑप्शन था। चौथा ऑप्शन था इसके 4 दिशाओं में पंख लगे हुए हैं, तो इसमें कहीं भी पंख जैसा यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। तो बाकी 3 कोटेशन तो सही थे और चौथा गलत था। तो उसमें बताना था कि 1 सही है, 2 सही है, 1 2 3 4 सही है, 2 3 4 सही है। अब आरपीएससी क्या मानती है वो तो आगे की बातें हैं। बाकी ये गुंबदाकार मंदिर भी है, भंडारी वेलका ने भी बनवाया, शांतिनाथ को भी समर्पित है। पंख वाली यहाँ पर कोई बात दिखाई नहीं देती है। तो जहां तक अपन ने पढ़ा उससे आपका क्वेश्चन तो सोल्व हो रहा है। आरपीएससी का ही पेपर है इसलिए अपन बात कर रहे हैं। फिर एक क्वेश्चन था रम्मत का। रम्मत लोक नाट्य किस किसने पढ़ा यहाँ पे, कितने लोगों का लोक नाट्य हुआ, तुम्हारा हुआ, ठीक है। तो रम्मत का एक क्वेश्चन था, टॉपिक हो जाता है। चलो रम्मत वाला तो मैं यहाँ पर लाया हूँ, तो मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। तो तुम लोग भी पेपर देखा करो। जब मैं कहता हूँ ये चीज चर्चा में है तो वो चर्चा आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं ना, इसलिए तो मैं कह देता हूँ ये क्वेश्चन आएगा, यही आता है, यही आता है। तो वो न्यूज में जो चीजें रहती है उसके आसपास की चीजें आ जाती है। रम्मत का क्वेश्चन है, देखो इसमें एक समुदाय विशेष, समझ में आ रहा है या लिखा हुआ या नहीं आ रहा है। जिन्होंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है उनके लिए तो कोई समस्या नहीं, जिन्होंने पढ़ा है वो पेपर को देखेंगे तो आपको ये लगे कि भाई ये तो ऐसा आ गया, हमें पढ़ाया नहीं, या उससे ऊपर लेवल का आ गया। तो पहले आपको बताने का प्रयास करना है, फिर अपन मैं बताऊंगा कि मैंने ये जो आपको लिखवाया है वही चीज है या नई चीज है ये कोई। चलो रम्मत लोक नाट्य को लेकर ये कोटेशन थे सारे के सारे। रम्मत जो लोक अपनी कलाएं हैं उनमें अपने टॉपिक पढ़ेंगे, लोक नाट्य, डांस भी पढ़ेंगे, ड्रामा भी पढ़ेंगे। तो जो ड्रामा है उसका एक पार्ट है रम्मत। उस रम्मत के बारे में 4 कथन थे और उनमें से नीचे फिर ऑप्शन थे कि कौन से इसमें सही है, सही कौन कौन से हैं। तो सही कौन कौन से हैं मतलब क्या बताना है, गलत बताना है।
तो सारे ऑप्शन लिखे अपन, उससे अच्छा है कि अपन इनमें से क्या छांट ले, गलत छांट ले। तो रम्मत के बारे में कौन सा कथन गलत है इनमें से? ध्यान से पढ़ना। पहला क्या कर रहा है, इसमें एक समुदाय विशेष के लोग भाग लेते हैं, ठीक है, पहला क्वेश्चन। सेकंड है इसमें टेरियों की, टेरिये जो गाते हैं ना, लंबी टेर के साथ गाते हैं, वो टेरी होते हैं, गाने वाले सारे टेरी होते हैं। टेरिये व गायकों की प्रमुख भूमिका होती है। दूसरा है रंगमंच पर बैठे पात्र अपना प्रदर्शन देते हैं, पुनः अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। चौथा है इसकी भाषा और क्षेत्रीय रंगत से एक क्षेत्र विशेष से जोड़ के रखी है। फटाफट बताना जिसको लग रहा है कि हाँ भाई हमने पढ़ा है। पहली बात, गलत कथन छांटना है, ठीक है। अब आरकेएससी का तो ये था कि 1 2 3 सही है, 2 3 4 सही है, 1 2 3 4 सही है, तो फिर अपन यहाँ लिखेंगे तो फिर अपना ज्यादा टाइम लगेगा, तो अपन को क्या छांटना है, गलत कथन। जो बताना चाह रहा है वो आता है। ये तुक्के मारने तो सबके तुक्के लेंगे तब तो पूरा टाइम ही हो जाएगा ना। जिसको लग रहा है कि मेरा पढ़ा हुआ है, अब बाकी तो नहीं पढ़ा, फिर तो तुक्के मारेंगे उसमें। जिसने पढ़ा और उसको ऐसा लग रहा है कि अपन ने जो पढ़ा उससे क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो खुद का भी विवेक होता है, सारी चीजें हो तो जैसे एज इट इज क्वेश्चन तुम्हारी कॉपी में से आएगा, तुम्हें आएगा कि नहीं आएगा वो मेरी गारंटी नहीं है, मैं कहता हूँ ना। हाँ भाई नागौरी बता। तो इनका तू 12 कार्ड सीखे या देखेगा ये गुस्सा में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फर्स्ट लग रहा है, तो तेरे हिसाब से गलत कथन कौन सा है, फर्स्ट है। इधर तीसरा है टॉपिक का, तुमने पढ़ा टॉपिक कौन सा, नहीं पता। चलो रम्मत के बारे में अपन ने पढ़ा, तो रम्मत बीकानेर और जैसलमेर क्षेत्र में। तो चौथा जो कथन है वो कह रहा है इसको क्षेत्रीयता एक क्षेत्र विशेष से जोड़ के रखती है बात, तो ये क्षेत्र विशेष तक ही सीमित है। और लोकल लैंग्वेज में इसमें जो गाने गाए जाते हैं, जो कहानियां होती है, साहित्य, उनका मंचन होता है। अपन ने फक्कड़दाता की रम्मत है, तेज कवि जैसलमेरी की रम्मत है, उन पर बात करी, आगे जिन्होंने नहीं करी है उनके साथ अपन ये चर्चाएं करेंगे। तो चौथा कथन तो सही लग रहा है, ठीक है। और अब लोकल डांस का भी स्टेज इतना सा है, अगर सारे कलाकार प्रदर्शन करने के बाद यहाँ खड़े रहेंगे तो फिर नया आदमी कहाँ बोलेगा। तो जो अपना डायलॉग होता है, बोलता है, सीधा जाकर बैठ जाता है। रम्मत का जो मंच होता है उसको अखाड़ा कहते हैं। वैसे बीकानेर में इसको क्या कहते हैं, बीकानेर में क्या कहते हैं, रम्मत के स्टेज को पाटा संस्कृति कहते हैं ना। पाटों पर मंचन होता है, बताया था, लकड़ी के जो तख्ते होते हैं उन पर परफॉर्म किया जाता है। तो बीकानेर में इसको क्या कहते हैं, पाटा संस्कृति। अब वो पाटों पर सब खड़े रहेंगे तो नेक्स्ट आइटम कब प्रस्तुत होगा, वहां पर बोलेंगे, डायलॉग करेंगे, वापस जाकर बैठ जाएंगे। सब में ऐसा ही होता है, कोई इसमें विशेष बात नहीं है। कोई सा भी ड्रामा हो, जो कैरेक्टर अपना रोल प्ले करते हैं फिर जाकर बैठ जाते हैं। और ये लोकल ड्रामा तो उसमें इतने ज्यादा कैरेक्टर थोड़ी होते हैं कि नए नए ले, वो एक ये कभी मूछ लगा के आ जाएगा और कभी लिपस्टिक लगा के आ जाएगा, ऐसा ही होता है। रंगमंच पर बैठे, ये हो गया। फिर इसमें टेरियों व गायकों की मुख्य भूमिका, मतलब इसमें गाने गाए जाते हैं। ड्रामा में अपन ने पहले दिन ही बात करी थी, संगीत प्रधान लोक नाट्य होते हैं, मतलब इसमें एक्टिंग भी होती है और म्यूजिक भी होता है, संगीत भी होता है। जो गाने गाने वाले होते हैं वो क्या कहलाते हैं, गायक और टेरिये कहलाते हैं, सारे होते हैं। लेकिन रम्मत में अपन ने कहीं ये बात नहीं करी कि ये इस जाति विशेष का ही है। जैसे अपन ने कालबेलिया डांस में बात करी, कौन सी जाति इसको परफॉर्म करती है, कालबेलिया। अपने चक्री डांस में बात करी, इसको कौन परफॉर्म करेंगे, कंजर। अपन ने बात करी तेरे ताली नृत्य कौन परफॉर्म करता है, कामड़ जाति। गौरी कौन करता है, भील। और भवाई को कौन करता है, भवाई जाति। लेकिन रम्मत में कहीं अपन ने ये बात नहीं करी कि इसको एक जाति विशेष, एक समुदाय विशेष के लोग इसको परफॉर्म करते हैं। करी थी क्या, कहीं लिखा हुआ है क्या, तो फिर देखना तुम्हारी। तो इसमें गलत कौन सी बात है, ये वाली बात है। बाकी सारी की सारी बातें क्या है, सही है। जो तुम्हें लिखवाया चीज वही है, अब तुमने इसको किस हिसाब से देखा वो बात होती है। जैसे ये बता रहा है 1 नंबर, इसने कहीं सॉल्यूशन देख लिया होगा इसलिए बता रहा है ना। बाकी ऐसा तुमने तो अभी तक पूरा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, जो बिना पढ़े बता रहे हैं उनको पूरा क्वेश्चन ही नहीं पता, लेकिन उन्होंने को ये पता है कि इसका आंसर 1 नंबर है, कहीं देखा है इसलिए ये बता रहे हैं। अगर नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना है, जितना तुम्हें करवाया है मैटर क्वेश्चन उसी में से आते हैं। कुछ क्वेश्चन सीधे फैक्चुअल आते हैं, कुछ कंसेप्ट पर आधारित होते हैं। टॉपिक ढंग से पढ़ोगे
तो वो तुम्हें सब चीजें बताई हुई है, उनको अप्लाई तुम्हें करना है इसमें, ठीक है। अब जब 1 2 3 4 सही है, 2 सही है, 3 सही है, ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं ना, तो आते हुए फिर वो 1 2 3 4 के जगह 3 4 आगे का सही लगा देते हैं। ध्यान से पढ़ के लगाना है। बाकी सारे के सारे क्वेश्चन आपके उसी में थे, जो भी पेपर होते हैं आपको देखने होते हैं। और जो पहली बार कोई क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं उन पर थोड़ा आगे क्वेश्चन को याद कर लेना है। बाकी हिस्ट्री के क्वेश्चन थे, 1 2 कल्चर के और थे, इजी रहे होंगे तो मैंने तुम्हें बताया नहीं। ये थोड़े ऐसे थे जिनमें तुम देख के घबरा जाओ, इसलिए मैंने तुम्हें ये बताया है। चलो, दीप के महलों के बाद में धौलपुर में एक घंटाघर है जिसे कहते हैं निहाल टावर। 1880 में धौलपुर के एक राजा थे निहाल सिंह, उन्होंने ये घंटाघर बनवाया था। अब क्लॉक टावर तो बहुत सारी जगह है, लेकिन ये राजस्थान का ही नहीं पूरे भारत का ही सबसे बड़ा या सबसे ऊंचा घंटाघर है। तो तुम्हें कहते हैं राजस्थान का सबसे ऊंचा घंटाघर कहाँ पर है, तो धौलपुर में, निहाल टावर धौलपुर। इसको पूर्ण करवाया था राम सिंह ने। देख लिया। सबसे बड़ा रिहायशी महल तो कौन सा है? अजीत भवन है क्या? कौन सा है? उम्मेद भवन है। और पहला हेरिटेज होटल कौन सा है? अजीत भवन है। किसने बनवाया था? राजा अजीत सिंह ने, प्रधानमंत्री अजीत सिंह ने। और जो एक थम्बिया महल है वो कहां पर है? जोधपुर में है क्या? कहां पे? रुक जाओ रे, कहां पे है? जोधपुर में ही है। तू बता, इस बालिका के पास की बालिका। अरे ये है ना छोटी वाली बालिका। हाँ, तेरे पास वाली। शाबाश। एक थम्बिया पूछ रहा हूं मैं, तो एक थम्बिया महल तो डूंगरपुर में है, और जोधपुर में है एक थम्बा। अजीत सिंह ने बनाया हुआ है एक थम्बा। चलो डूंगरपुर के महलों की बात करेंगे। हाँ बिल्कुल भाई, रमेश पीके, बहुत बढ़िया। डूंगरपुर में एक महल है जुन्ना महल। इसका जब क्वेश्चन आएगा, एक बहुत बड़ा पैराग्राफ आएगा तुम्हारे सामने, और उसका ये छोटा सा आंसर निकलेगा जुन्ना महल। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, वह महल जिसमें बड़े बड़े दरवाजे, बुर्जें, मीनारें पहाड़ी पर निर्मित है, और पूरा उसमें डिटेल देगा वो महल कौन सा है। मीनारें, बुर्जे, विशाल प्रवेश द्वार, ये सब तो महलों में नहीं होते, ये कहाँ होते हैं? दुर्ग में होते हैं। दुर्ग तो किसके लिए बने हैं? सुरक्षा के लिए। और महल बने हैं निवास के लिए। अभी तक अपन ने लगभग बहुत सारे महल पढ़े, तो किसी के बारे में पढ़ा कि ये किसी ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है, कहीं बना हुआ है, शहर में बना हुआ है लगभग,
या शिकार के लिए बनाया तो कहां पर बनाया, जंगल में। लेकिन ये पूरी दुर्ग की विशेषताओं के साथ बड़े बड़े इसमें दरवाजे लगाए गए हैं, बड़े परकोटा इसका, बुर्जे हैं इसके अंदर। तो जितनी भी दुर्ग की विशेषताएं होती है उसके साथ बनाया हुआ राजस्थान का एकमात्र महल कौन सा है, जूना महल। डूंगरपुर इसकी लोकेशन है। निर्माण करवाया था राजा वीर सिंह देव। 7 मंजिला है। धनमाता पहाड़ी पर है। अब दुर्ग की विशेषताएं कौन कौन से इसमें, बुर्ज, प्रवेश पोल, पोल, पोल पोल, लय है, लय लय। लिख लिया। तो डूंगरपुर का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो यही है। आ रही है क्यों नहीं आ रही आवाज? यहाँ से तो ठीक ही है, तू चेक कर भाई तेरी आवाज है। आरपीसी 2013 में आया। हाँ तो आ जाएगा, तो अपन डरते हैं क्या, आने दो। हाँ तो मैंने कह दिया ना, तुम्हें पैराग्राफ देगा, फिर कहेगा कहाँ पर महल है या कौन सा महल है। ये बुर्ज पोल ये सारे कौन से महल में स्थित है, तो वो महल है जूना महल। या जूना महल कहाँ पर स्थित है पूछेगा, तो यूं जूनागढ़ तो सबको याद है, तो बीकानेर भी ऑप्शन आएगा वहां पर। जूनागढ़ तो कहां पर है, बीकानेर में। और जूना महल कहां पर है, तो डूंगरपुर। अगला महल लिखो, उदय विलास महल। टाइम हो गया। आज पूरा कर देते हैं टॉपिक। उदयपुर अपने से डूंगरपुर में एक झील है गेप सागर। उस गेप सागर झील में ये महल बना हुआ, उसके किनारे बना हुआ है। डूंगरपुर के राजा थे उदय सिंह। उदय सिंह ने महल बनवाया, इसलिए महल का नाम क्या हो गया, उदय विलास।
ये जो उदय विलास महल है, इस उदय विलास महल में एक शिव मंदिर है। शिव मंदिर का नाम है शिव ज्ञानेश्वर शिवालय। डूंगरपुर का राजा था शिव सिंह, उसकी मम्मी का नाम था ज्ञानमती या ज्ञान कुंवर। तो शिव सिंह ने अपनी माता ज्ञान कुंवर के लिए मंदिर बनवाया, तो उस मंदिर का नाम है शिव ज्ञानेश्वर शिवालय। उसका जो शिखर है उसको क्या कहते हैं, एक थमिया महल। तो तुम्हें पूछ ले लोकेशन, तब तो डूंगरपुर है, और किस महल का भाग है तो उदय विलास का भाग है, और किस झील में बना हुआ है तो कौन सी झील है, गेप सागर। तो उदय विलास भी कहां पर है, गेप सागर के पास में। हाँ हाँ बिल्कुल, आपको सारे जो टॉपिक है वो पूरा रिकॉर्डेड है, देख लो। एक महल और है डूंगरपुर का, बादल महल। बादल महल सब जगह मिलेंगे आपको, ऊंचे महलों को बादल महल कह देते हैं। तो डूंगरपुर में भी है, जैसलमेर में भी है, कुंभलगढ़ में भी है, रणथंभौर में भी है, नागौर में भी है, बहुत सारे बादल महल है। तो डूंगरपुर के बादल महल को कुंजू राय नाम के राजा ने बनवाया। तो महल हो गए भाई अपने कंप्लीट। एक आधा महल है, जैसे जैसलमेर के बादल महल पर बात करेंगे, वो राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल है, वो कल करेंगे। और बाकी महल वाला टॉपिक हो गया कंप्लीट, कल कोई नए टॉपिक के साथ बातचीत होगी। क्या सुनाए, कल शायरी हो जाए बिल्कुल। कौन कौन सुनना चाहता है, कम लोग सुनना चाहते हैं। अरे इधर इधर वाले कभी सुनना ही नहीं चाहते क्या, तू नहीं सुनना चाहती क्या है? अरे रुको तो सही, नहीं तुम लोग सुनना नहीं चाहते? अरे पूछने तो दो, शांति से बैठो। ये तुम बताएगी तो तुम्हें भी सुनाई देगा ना, फिर चुप रहोगे तो। हाँ, तुम में से कोई नहीं सुनना चाहता क्या? हाँ शाबाश। और बाकी नहीं सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं तो वह हाथ क्यों नहीं खड़े करते? अरे वेरी गुड। ये हाथ खड़े करते हैं ऐसे नीचे, इतना सा पूरा हाथ खड़ा नहीं करते। तो फिर बाकी नहीं भी सुनना चाह रहे होते तो भी अपन सुनाते ही शायरी। अगर कह देते सारे के सारे सुनना चाहते तो फिर अपना मूड हो सकता था नहीं सुनाएंगे। तो फिर अपने कैसी शायरी सुनेंगे? तो बेवफा होता क्या, वो जानता तो है, सीधा ही बेवफा बेवफा पे आ जाता है? मैं एक बंदे को ढूंढ रहा हूँ, वो दिखाई नहीं देता मेरे को क्लास में, है? वो क्या होता है? हाँ याद करने तो, फिर ये जो डिमांड कर रहे हैं वैसे शायरी याद करने तो है। उस दिन वो लास्ट में अपन सुना के गए थे, वो आगे बहुत था, लेकिन वो क्या है टाइम हो गया था ना। अब पूरी वो वैसे वापस वैसा ही माहौल आना चाहिए ना उसके लिए तो। चलो फिर मोहब्बत को लेकर अपन बात करते हैं कि मोहब्बत क्या। अब देखो वैसे तो मैं ही नहीं जानता क्या होता है, कि आपने काम पढ़ा नहीं है। लेकिन क्या है कि भाई शास्त्रों में जो लिखा गया है, मतलब ये यूनिवर्सिटियां है ना खूब सारी आजकल, उसके अकॉर्डिंग अब जैसे भाई कह नौकरी लग जा, शादी हो जाएगी, ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, तो उसके बाद
जो हो जाता है मोहब्बत मोहब्बत हो जाती है क्या वो। और आधे लोग करने कुछ आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, बीच में इधर उधर हो जाते हैं, सब कुछ उसी पे। तो और कुछ लोग तो ऐसे बावड़े भी हो जाते हैं। तो सब कुछ ही नहीं होती मोहब्बत। तो उसके लिए मोटिवेशन वाली है आज, है ना ये। तो तालियां बजा रहा पहले ही, ये तेरे को पकड़ के ले जाएगा, उंगलियां दिखा रहा था अभी। तो मोहब्बत ही जिंदगी में सब कुछ नहीं होती है, मोहब्बत ही जिंदगी में सब कुछ नहीं होती। मोहब्बत में कामयाब होना कामयाबी नहीं होती भाई, सबसे जरूरी थोड़ी है रिटर्न में कुछ मिले ही। तो मोहब्बत ही जिंदगी में सब कुछ नहीं होती, मोहब्बत में कामयाब होना कामयाबी नहीं होती। कामयाबी आ गए। क्या बात कर रहे थे। हाँ, जो तुम्हें कामयाब बना सके ऐसी मोहब्बत करना। मतलब कामयाब कौन बनाएगी, ये पढ़ाई वाली चीजें। जो तुम्हें कामयाब बना सके ऐसी मोहब्बत करना, क्योंकि कामयाबी देख कर की गई मोहब्बत मोहब्बत नहीं होती। तो सक्सेसफुल होने के बाद आपसे लोग जुड़ेंगे। अभी जब आपका संघर्ष का काल चल रहा है, उस समय आपके पास कोई नहीं है, जब सक्सेसफुल हो जाओगे तब लोग आएंगे, तो वो फिर वो बात नहीं रहेगी, है ना। तो वहां उस टाइम रिजेक्ट करना है तुम लोगों को। उसके लिए पहले मोहब्बत किससे करनी पड़ेगी, इन पढ़ाई से, अपनी बुक से, जो भी आपके नोट्स है उससे। ठीक है, बाकी बातें करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। अरे रुक जाओ, वो पीछे वाली क्लास से जा रहे हैं।